Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Today we'll continue our topic preamble. So yesterday we have to be saw the and discuss the front page of preamble, which is the important in our constitutions. Framing of constitutions also we have to be discussed. Today we have to be going to next topic about the preamble. The preamble remained unchanged till 1976. 1976 तक जो है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ था. In 1976, the word socialist, secular, unity and integrity of the nation were added. 1976 में हमारे जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हम लोग ने जिससे बात की थी, तो ये प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, समाज के लिए सेक्युलर, हर एक धर्म को मानने वाला, यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय प्रेम की बात जो है वो हमारे प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड की गई है. द प्रियम्बल verbalizes the fundamental objective of the constitution's aim, ideas and principle. ये सारी चीज को वो वर्जिबल यानी कि दिखाता है, गाइडेंस करता है. Therefore, the preamble straightway gives a clear insight of the rule of welfare. इससे साफ पता चलता है कि ये जो प्रियम्बल है यानी कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह जो है हमारे देश का लोगों का वेलफेयर जो है वो दिखाता है. द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस फार्मर्स फिजिस्ट. जो प्रियम्बल है वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फ्रेमर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस की रचना की है, उनके अंदर जो फिजिक्स यानी कि उनकी मन की जो भावना है उसको उन्होंने अंदर रिफ्लेक्ट किया है और वो हम लोग जान सकते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल. प्रियम्बल क्यों ज़रूरी है? तो द प्रियम्बल एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेसेसिटी. प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है. टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशंस. अगर मान किसी लॉ के बारे में, कायदे के बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं तो उसके बारे में प्रियम्बल गिव्स अ प्रॉपर गाइडेंस. To understand the policy behind the framing of any law, preambles plays an important role. If we can't understand any law, then we have to get the detailed information from it. The preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretations of the constitutions. That is why the preamble is to any troubles, यानी कि we have to be face any trouble situation, dangerous situation into the constitution. So that time that should be a very useful. When any ambiguity of obscure details in law arises, अगर मानो कि हम लोगों को किसी भी जो लॉ है, जो लॉ डिटेल किया गया उसके लिए एम्बिगाइटी यानी कि हम लोगों को उसके लिए जो डिटेल है वो इनकरेक्ट या फिर ऑब्सक्यूर एम्बिगिटी यानी कि इनकरेक्ट और ऑब्सक्यूर मतलब क्या होता है कि वी हैव टू बी टू नो द अंडरस्टैंड इन डिटेल, टू डिफिकल्टी टू नो द अंडरस्टैंड. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों को प्रियम्बल से हेल्प मिल सकती है. प्रियम्बल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रेटिंग द लॉ. जो लॉ को समझने के लिए ये प्रियम्बल जरूरी है. Preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law, and this is why here the question is also arise that explain the sentence that preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law. That compass is also give the main direction when we have to be go. तो right direction जो है वो compass हम लोगों को indicate करता है. As same as our constitutions, preamble should be give a good right direction to us to know about the law. Preamble is a national unity, integrity and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideals and goals. जो इस तरह जो है प्रियम्बल जो है वो हमारे देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और जो ब्रदरहुड है, लोगों के बीच में भाईचारे की जो भावना है उसके
लिए एक नोबल सेंटिमेंटल जो डॉक्यूमेंट है कि जिससे हमारे देश का जो आइडियल और जो गोल है वो हम लोगों को उसको सपोर्ट प्रीएम्बल से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर पिलर ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल की मेन पिलर क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिखाए गए हैं। तो द वर्ड इंस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया सर्वोगेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी fraternity and equality. Here we will study the following three main pillars of the preamble. यहाँ पे हमारा जो प्रीएम्बल है उसके अंदर ये सारे वर्ड्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो जिसके अंदर से हम लोग जो थ्री मेन पिलर है उसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स टू बाय द पीपल। The ultimate sovereignty of power is with the people according to Indian constitutions. हमारे यहाँ पे पूरे देश में हमारा जो भारत देश का जो संविधान है उसमें जो पावर जो है वो लास्ट पावर यानी कि किसको दिया गया है, लोगों को। There is no particular regime of any one particular person, instead it is with the people. यहाँ पे कोई एक ग्रुप का नहीं, किसी एक रीजन का नहीं और किसी एक रीजन का नहीं, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में भी नहीं, लेकिन लोगों के द्वारा विद द पीपल, लोगों के द्वारा जो है वो पूरा कार्यभार संभाला जाता है। डेमोक्रेसी द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डिमोस मीन्स पीपल। डिमोस का मतलब होता है पीपल एंड कैट्रोस मीन्स पावर, लोगों को मिला हुआ पावर। कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेड इट इज विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज इक्वल जस्टिस फॉर पीपल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो अरेंजमेंट है वो इक्वल जस्टिस पीपल ऑफ सोशल, जो लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है उसके अंदर जो है राइट्स, इक्वल राइट्स जो है वो प्राप्त होते हैं। इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर दो देयर चॉइस बाय कास्टिंग वोट टू रिप्रेजेंट दोज लीडर इन द पार्लियामेंट एंड देयर आफ्टर अज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर कैबिनेट। हमारे यहाँ पे आप लोग सब जानते ही हो कि लोगों के द्वारा जो वोटिंग कास्ट करके उनका मनपसंद जो लीडर होता है उनको पार्लियामेंट में बिठाया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर और इवन ही इज ऑल्सो लीडर ऑफ हिज कैबिनेट। एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन लोगों को ये पावर होता नहीं है। They are given a specific time limit. Similarly, the voters elect state and local level government. उसी तरह जो लोगों के द्वारा लोकल लेवल गवर्नमेंट में भी उनके जो लीडर्स है वो चुने जाते हैं। Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि डेमोक्रेसी मीन्स लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से चलती हुई सरकार। कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो कैबिनेट जो है वो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो भी लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और कैबिनेट के मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल होकर उनको सब काम करना पड़ता है। एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु प्रोसेस रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। जो
कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी, बंधारण के हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी रखता है, ऐसा कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटरी, ईच इलेक्टेड पीपल हैज 5 years ऑफ टेनर, हर एक चुने हुए लोगों जो पर्सन है उनको 5 साल का काम करने का समय मिलता है। दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत उन लोगों को काम करना पड़ता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से जाना जाता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क टू अचीव दिस गोल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों की जो गवर्नमेंट होती है वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ों को फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड की जो भावना होती है, ये सारी गोल्स को अचीव करने की जो क्षमता है वो रखता है। द कॉन्स्टिट्यूशंस disseminated the power of people to cast their vote according to their free will and thereby instilling confidence in the constitutions। इस तरह जो है उन लोगों को अपना पावर जो है वो कास्ट मतलब वोट कास्ट करके लोगों को चुनकर उन लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, इंडिपेंडेंट एंड impartial justice and election commission are those provisions which make our country democratic in every means। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल, पॉलिटिकल डायरेक्शंस, मेंबर ऑफ असेंबली, असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री से घोषित करती है। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन्स अबव 18 years of age can cast his or her vote। एडल्ट सफरेज यानी कि पुख्त एडल्ट जो एज होती है, एडल्ट एज के हिसाब से जो 18 years के लोग कोई भी पर्सन है तो वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। टू वन चॉइस लीडर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेट कास्टिंग, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम और बर्थ प्लेस, ये सारी चीज़ में भेदभाव रखे बिना जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। बट इट इज़ एसेंशियल दैट द सिटीजन्स आर एनलिस्टेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये 18 years का हो जाने के बाद अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। बट सिटीजन्स जो भी पर्सन है उसको एनरोल लिस्ट में यानी कि इलेक्शन कमेटी की जो लिस्ट है उसके अंदर अपना नाम जो है वो एनलिस्ट कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज सोशलिस्टिक। दूसरा जो पिलर है वो है सोशलिस्टिक। तो सोशलिस्टिक मतलब इन द ईयर 1976 बाय 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट। ये 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये वर्ड जो है वो ऐड किया गया था। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शो social revolution which brought social and economic equality and furthered the aim of welfare state। जिसका मेन पर्पस था सोशल रिवोल्यूशन, पूरे देश का समाज का जो हित है वो होना चाहिए और जिसकी वजह से जिसका मेन एम था वेलफेयर ऑफ स्टेट, लोगों देश का स्टेट का जो है वो वेलफेयर करने की भावना होती है। द प्रिंसिपल ऑफ अ सोशलिस्ट पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल में बताया गया है कि हर एक लोगों के लिए जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली जो भी प्रिंसिपल्स है वो सबके लिए क्या है, सेम है। इट इज नाउ रिगार्ड्स एज द प्राइम फीचर्स ऑफ द स्टेट if reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all people। हर एक लोगों के लिए ये जस्टिस भी सेम है। India stand for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distributions of income, resource and wealth।
ये सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोगों के तक पहुंचने का माध्यम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन होना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ को हमारे प्रीएम्बल के अंदर इंक्लूड की गई है। एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ओवर ऑल एसेट्स। कोई भी एक पर्सन का पूरी प्रॉपर्टी पे, पूरी एसेट्स पे पावर नहीं है। इंस्टेड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको एक जैसा हक है। By getting a facility and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor। और जिसके द्वारा जो है रिच और पुअर पीपल का जो भेद है वो घटाया गया है। Therefore we can say that Constitution of India is a social document। जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक्सप्लेन द सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट। क्यों सोशल है? तो लोगों के वेलफेयर के लिए हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरीके से जो समझाया गया है, दैट इज वाई इट्स नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पिलर इज देयर सेक्युलरिज्म। Secularism. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution's amendment, the word secular was inserted। जो हमारा जैसे हम लोग ने आगे प्रीएम्बल की जो फ्रेमिंग दिखी थी उसमें बताया गया था, जो जैसे जैसे समय चेंज होता है, टाइमिंग चेंज होने की वजह से जो ज़रूरी नेसेसिटी थिंग है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। तो डेट इज़ द थिंग दैट 1976 में ये जो वर्ड है उसको इंसर्ट किया गया था, अंदर डाला गया था। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। हमारा देश जो है वो बिन सांप्रदायिक कंट्री है। इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई एक धर्म में नहीं मानता है, कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं मानता है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजन एक्टिविटीज। इसी वजह से हमारा देश जो है कोई एक धर्म की एक्टिविटी को कभी भी प्रमोट नहीं करता है। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटीज विद रिलीजियस एक्टिविटीज। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ फ्रीडम टू चूज ही और हर रिलीजन। हमारे देश के अंदर जो भी लोग हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से धर्म को अपना सकते हैं। द कंट्री कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन ऑफ रिलीजन बेसिस। और यहाँ पे किसी भी पीपल को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया जाता, उसके साथ भेदभाव भी नहीं रखा जाता है। Equal job opportunities and political rights to citizens are given without any religious discrimination. In this way, secularism is the basic fundamental and mandatory features of the constitutions। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इस तरह जो है सेक्युलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन और डेमोक्रेटिक फीचर्स जो है वो दिखता है। सर्वधर्म समृद्धि, सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव। हर एक धर्म के प्रति एक प्रकार की दृष्टि और हर एक को एक जैसा भाव मतलब रिस्पॉन्स आर द प्रिंसिपल्स incorporated in the constitutions। So no particular religion would be encouraged in any state। There is no prohibition of any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith। किसी भी धर्म को, किसी भी सिटीजन्स को अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का यानी कि उसका प्रचार और प्रसार करने का किसी को भी हक नहीं है। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो अपने चॉइस का जो है धर्म को अपना सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारे प्रीएम्बल्स के मेन 3 पिलर्स डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म इज देयर एंड वी हैव टू बी कंप्लीट दिस टॉपिक। थैंक यू।